हाँ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। माई सेल्फ मनीषा। कल हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा हिंदू लॉ है उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। ये वन शॉर्ट रिवीजन होने वाला है सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरह के सोर्स हैं। पहला है आपका एंशिएंट सोर्स और फिर मॉडर्न। ठीक है, जो एंशिएंट सोर्स थे वो थे आपके श्रुति और स्मृति। ठीक, दूसरा है मॉडर्न सोर्स में आपका आता है, पहला तो आता है कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सेकंड आपका है प्रेसिडेंट, फिर जुडिशियल डिसीजंस, इसके बाद आते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, तो क्या क्या है? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सेकंड है आपका प्रेसिडेंस है। इसके बाद आपका आता है जुडिशियल डिसीजंस। फिर आते हैं लास्ट ये जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन, फिर से लास्ट है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो हैं आपके टोटल एंशिएंट सोर्स हैं, श्रुति, स्मृति और मॉडर्न सोर्स हैं आपके ये चारों। इसके बाद जब हम आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट आर द मॉडर्न सोर्सेस और व्हाट आर द एंशिएंट सोर्सेस। ठीक है, तो इसके अलावा हमें हिंदू लॉ में जानना होता है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, ये जो सोर्सेज मैंने बताया ये पूरे हिंदू लॉ के हैं और जो ये स्कूल्स बताऊंगी वो भी हिंदू लॉ के होंगे। ठीक है, जिसमें हमें दो स्कूल पढ़ना होता है, फर्स्ट आपका मिताक्षरा और दूसरा दायभाग। और सेकंड है आपका दायभाग। ठीक है, मिताक्षरा जो है ये ऑल ओवर इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट आसाम। दाई भाग जो है बंगाल और आसाम पे लगता है। ठीक है, ये जो है जीमुत वाहन के थ्रू आया था, इसके जो फाउंडर थे। और मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर इसके फाउंडर थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी फैमिली लॉ आता है वहां पे अधिकतर ये चीजें पूछ ली जाती है। इसके बाद अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जो हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून रंजन। इसमें देखिए, इसमें क्या है, कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जैसे ऑर्थोडॉक्स है, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, बनारस स्कूल है, फिर महाराष्ट्र का सब स्कूल है, द्रविड़ है। ये जो थे जोन वाइट्स थे। ठीक है, लेकिन जो मिताक्षरा और दाई भाग थे ये जो ऐसे हैं कि मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल है और आपका दाई भाग जो है वो बंगाल और आसाम पे है। बहुत बार इसमें इनके फाउंडर भी पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर आप किसी भी एंट्रेंस की या फिर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर कौन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन लगता है पर अधिकतर गलतियां हो जाती हैं। अब देखते हैं, इसके बाद हमें जानना है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट को किस कमेटी ने ड्राफ्ट किया था? तो वो थी हमारी राव कमेटी। ठीक है,
तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो राव कमेटी के थ्रू ड्राफ्ट किया गया। कमिटी जो है वो फ्रेम हुई थी, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया बिल को 9 अप्रैल 1948 में, ठीक है। इसके बाद से 29 इस पे जो रिपोर्ट लगाई गई थी वो थी 29 अगस्त को 1948 में, ठीक है। तो ये दोनों डेट पता होना चाहिए, 9 अप्रैल 1948 जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, और रिपोर्ट जो है वो आपकी आई थी 28 अप्रैल 28 अगस्त 1948 को, ठीक है। इसके अलावा हिंदू लॉ में इसके टोटल कितने सेक्शंस हैं, तो सेक्शन आप जब देखेंगे तो 30 सेक्शंस हैं, और डिवीजन 30 सेक्शन के बाद ये सेक्शंस जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं इस बेसिस पे कि क्या क्या चीजें हिंदू लॉ में आती हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। इसके बाद हम देख लेते हैं एसेंट डेट। एसेंट डेट जो इसकी है वो है आपकी 18 मई 1955। 18 मई 1955 सेम डेट जो है एसेंट की है और इन्फोर्समेंट की है, ठीक है। एसेंट और इन्फोर्समेंट डेट जो है वो सेम डेट पे आया है। टोटल इसमें 30 सेक्शंस हैं, और पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका प्रिलिमिनरी है, फिर हिंदू मैरिजेस इसमें दिए गए हैं कैसे, फिर उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, नलिटी ऑफ द मैरिज एंड डिवोर्स, देन जुरिस्डिक्शन दिया गया है और उसके प्रोसीजर, लास्ट में सेविंग है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो है आपका एक्ट नंबर 25 ऑफ द 1955 है। देन 18 मई 1955 को ये लागू हुआ है। इसके बाद से इसका जब प्रियम्बल देखते हैं तो ये एक्ट जो है सिर्फ अमेंड और कोडिफाई करता है उन लॉज को जो रिलेटेड टू मैरिज हैं अमंग द हिंदूज। दिस मीन्स की ओनली टॉक अबाउट हिंदू, ये बाकी रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उन रिलीजन्स की बात कर रहा है जो कि हिंदू हैं, और उन्हीं से रिलेटेड लॉ को, जो मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं उसको ये बनाता है। अब देखते हैं शॉर्ट टाइटल जो है इसका, हिंदू मैरिज एक्ट है। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ 18 मई 1955। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट जो है ये किन पे लगता है, तो सेक्शन नंबर 2 जो है ये आपका बताता है कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो किस पे लगता है। तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो उन पर्सन्स पे लग रहा है हु आर हिंदू बाई रिलीजन, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इंक्लूडिंग विरासिवा, लिंगायत, फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना एंड आर्य समाज। दूसरी चीज है टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन, इन पे भी हिंदू लॉ लग रहा है। टू एनी पर्सन डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मतलब जिस टेरिटरी पे आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो इसमें रहने वाले जो इस टेरिटरी के डोमिसाइल हैं उन पर्सन्स पे लगेगा, बट हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू बाई रिलीजन, जो लोग मुस्लिम, पारसी, ज्यू या फिर क्रिश्चियन है उन पे नहीं लगेगा, अनलेस कि ये प्रूफ कर दिया जाए कि एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न बाय द हिंदू लॉ और बाय एनी कस्टम और यूसेज, ठीक है। ये बात इसलिए कही गई है कि जो भी पर्सन डोमिसाइल है उस पे हिंदू लॉ लगेगा, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ उस पे नहीं लगेगा जो हिंदू है, बट उसको लॉ के थ्रू हमने ये प्रूफ कर दिया गया है कि उसके ऊपर हिंदू लॉ नहीं लगना चाहिए, किसी कस्टम के वजह से नहीं लगना चाहिए, किसी यूसेज के वजह से, या फिर कोई अलग लॉ है उनका जिससे उनके मैरिजेस जो हैं वो गवर्न होते हैं, तो उन पर नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जो है
चाइल्ड जो है, एनी चाइल्ड लेजिटिमेट इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन एंड सिख बाय रिलीजन। दूसरा है, इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग हिंदू हैं। तो वो पर्सन जो चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, जिनके पेरेंट्स मतलब या तो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो क्या हैं, हिंदू हैं बुद्धिस्ट हैं जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन। दूसरा है एनी चाइल्ड जो लेजिटिमेट है उसका वन ऑफ द हुज पेरेंट्स, एक पेरेंट्स भी हिंदू है या फिर बुद्धिस्ट है जैन है सिख है, और जो ब्रॉटअप किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स। ठीक है, जिस तरह से वो ब्रॉटअप हुआ है। लास्ट है इसमें एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड आर रिकन्वर्टेड टू द हिंदू। ठीक है, कोई भी अगर रिकन्वर्ट हो जाता है हिंदू बुद्ध सिख, थैंक यू आप सभी को, तो इन पर्सन्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, हिंदू माने जाते हैं। एक इसका जो सेकंड क्लॉज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें यही कहा गया था, ऊपर कहा गया था कि वो पर्सन हिंदू नहीं होंगे जिनको, उन पर ये लॉ नहीं लगेगा जिनको स्पेशली उनके लिए कोई अलग लॉ बना दिया गया है या फिर उस लॉ के थ्रू वो गवर्न होते हैं। तो आपका जो सब क्लॉज 2 है वो बताता है कि notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the member of scheduled tribe within the meaning of clause 25 of the 366 of the constitution। जो आर्टिकल 366 ऑफ द 25 है क्लॉज, वो बताता है कि हु आर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, और unless the central government by notification in the official gazette, तो इस पे ये नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it include a person who though not a Hindu, वो पहले हिंदू नहीं है by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of provision contained in this section। ठीक है, तो जो पहले हिंदू नहीं थे उन पे नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन कन्वर्जन के बाद क्या करता है, यहाँ पे हिंदू बन जाता है, तो उस पे हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो अप्लीकेबल होगा। कुछ डिफिनेशंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और ये डिफिनेशन जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उनके जो डिफिनेशंस हैं वो उस एक्ट पे अप्लाई होते हैं। तो इसमें जो डिफिनेशन दिए गए हैं वो सारे हिंदू लॉ पे भी अप्लाई होते हैं, जिसमें फर्स्ट डिफिनेशन जो है 3A में आपका डिफाइन किया गया है कस्टम और यूसेस को। ठीक है, जो कस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, यूनिफॉर्मली कोई पर्सन अलोंग कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद हैज ऑब्टेन अ फोर्स ऑफ लॉ अमंग द हिंदूज, किसी भी लोकल एरिया में, लोकल ट्राइब में, कम्युनिटी ग्रुप या फैमिली, किसी भी कम्युनिटी ग्रुप या फैमिली के थ्रू लंबे टाइम से क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, और उसके बाद उसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो कस्टम है। लेकिन कोई भी कस्टम तब होगा जब वो सर्टेन है और अनरिजनेबल नहीं है या फिर पब्लिक पॉलिसी को वो अपोज नहीं करता है। दूसरी चीज ये कही गई है कि अगर कोई भी फैमिली इसको यहाँ पे ये कहा गया है दैट इन द केस ऑफ रूल अप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। ठीक है, अगर कोई फैमिली उसको फॉलो की गई है तो कर रही है, तो उसकी जो फैमिली है वो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका 2B में डिफाइन किया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट जो है उसको कहते हैं that court in any other area the principal civil court of the original jurisdiction, जो कि इंक्लूड करता है आपका सिविल कोर्ट which may be specified by the state government। ठीक है, फुल ब्लड और हाफ ब्लड ये 2C में डिफाइन किया गया है।
उत्तराखंड में डायरेक्टली डेफिनेशन क्लॉज पूछा जाता है, बाकी जगहों पे डेफिनेशन के अंदर की चीजें पूछी जाती हैं कि फुल ब्लड किसे कहेंगे। तो एक, दो या दो से ज्यादा पर्सन, ठीक है, दो लोगों को हम कब कहते हैं कि वो फुल ब्लड है? जब उनके जो डिसेंडेंट है दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, बाय द सेम वाइफ एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। अगर सेम वाइफ है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि फुल ब्लड है। और जब कॉमन एंसेस्टर्स हैं बट डिफरेंट वाइफ्स हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये क्या है, आपके हाफ ब्लड है। अब आता है 2D, यूटेराइन ब्लड। यहाँ पे क्या है कि two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant from common ancestress, ठीक है, जब इनकी एंसेस्ट्रेस जो है वो कॉमन है बट डिफरेंट हस्बैंड, ठीक है। जब वाइफ्स का डिफरेंट हो रहा था तो उस सिचुएशन में हाफ ब्लड था, और जब हस्बैंड डिफरेंट हो जाएंगे, टू हस्बैंड्स हैं और उसके बाद से जो फीमेल है वो सेम है, तो उस सिचुएशन में आपका यूटेराइन ब्लड होगा। अब देखते हैं 2F का जो फर्स्ट क्लॉज है वो आपका डिफाइन करता है सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। कब हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन सपिंडा रिलेशनशिप में आता है? तो with reference to any person extend as far as third generation in the line of ascent through the mother। जब फीमेल की बात आती है उस टाइम में थर्ड जनरेशन जो होता है, और जब मेल की बात आती है तो फिफ्थ जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द फादर, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप में है। और जिस पर्सन से हमें काउंट करना है उसको हम फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है who is to be counted as a first generation, ठीक है। यहाँ पे है the line being traced upward in each case from the person concerned। जिस भी पर्सन से हमें, न्यू वर्ड है ये मेरे लिए, फुल ब्लड। फुल ब्लड यहाँ पे न्यू ब्लड मतलब न्यू वर्ड आपके लिए है क्योंकि आप लॉ फील्ड से नहीं हैं। फुल ब्लड का मतलब ये होता है कि जैसे जो फैमिलीज होती हैं और उसमें बच्चा कोई भी अगर बॉर्न हुआ है तो उसके साथ क्या होता है कि हम नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में पूछें तो उस टाइम पे लोग कह देते हैं कि ये सगा है, ये सौतेला है, ठीक है। तो फुल ब्लड का मतलब निकाल लीजिए कि सगा, ठीक है। दिस मीन्स कि सेम फादर है और उसकी सेम वाइफ है, मदर है, ठीक। उस सिचुएशन में क्या है कि फुल ब्लड है, लेकिन होता क्या है कि सेम फादर है लेकिन उसमें क्या है, ये मदर डिफरेंट वाइफ है, उसकी सेकंड वाइफ से भी अगर कोई बच्चा होता है तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि हाफ ब्लड रिलेशनशिप है। बस आई होप कि समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो बता सकते हैं। Two persons are said to be subindas of each other if one is lineal ascendant of the other within the limit of सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कोई भी सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर आता है कि मतलब मदर से 3 जनरेशन और फादर से 5 जनरेशन के उसमें आता है, रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप में है और वो सपिंडाज टू ईच अदर हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2G जो है वो डिफाइन करता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कब है कि दोनों में से जो है वो लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर है। इफ वन वाज द वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर, ठीक है। पहला कि वो खुद से लीनियर असेंडेंट हैं एक दूसरे के, दूसरा ये है कि वाइफ या हस्बैंड है किसी लीनियर असेंडेंट के। इफ वन वाज वाइफ ऑफ ब्रदर और फादर्स आर मदर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि ये जो वाइफ है किसकी, चाचा की या फिर मामा की, इस सिचुएशन में आता है तो हम कहते हैं कि वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। इफ द 2 ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नीस, ठीक है, 2 ब्रदर और सिस्टर, अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू, चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर्स और ऑफ
2 ब्रदर्स और ऑफ 2 सिस्टर्स। ठीक है, मतलब कि ये प्रोहिबिटेड डिग्री सिर्फ उनके लिए है कि मैरिजेस कौन से नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इस प्रोहिबिटेड डिग्री को डिफाइन किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि हु आर इन प्रोहिबिटेड डिग्री और नॉट। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4 जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है। हमारा हिंदू मैरिज जो है वो सेक्शन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब सेक्शन नंबर 5 हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 5 ये बताता है आपको कि कौन से मैरिज वैलिड होंगे, मतलब अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आपका मैरिज वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, और जब फुलफिल होंगे तब ये मैरिज जो है वो वैलिड होंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी ये है कि यहाँ पे अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन 2 हिंदूज, मतलब कि जिनके बीच में सोलेमनाइज हो रहा है वो क्या है, 2 हिंदू हैं। ठीक है, नॉन हिंदू के बीच का जो मैरिज होगा वो सोलेमनाइज नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल, पहला कि हिंदू हैं, उसके बाद ये फॉलोइंग सिचुएशंस जो भी नीचे दिए हुए हैं वो सारे वो फुलफिल कर रहे हैं। नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज का मतलब यही है कि जिस टाइम पे मैरिज हो रहा है उस टाइम पे क्या है, ये कोई भी स्पाउस किसी भी पार्टी का, मतलब हस्बैंड का भी या और वाइफ का भी, दोनों में से किसी का भी कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए उन दोनों के अलावा। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी क्या है, इनकैपेबल नहीं होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए। जो वैलिड कंसेंट है वो कैसे दिया जा, कब इनकैपेबल हो सकती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के थ्रू नहीं हो सकती है। दो कैपेबल ऑफ, अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है फिर भी वो किसी ऐसे हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और सच एक्सटेंट दैट सी इज अनफिट फॉर द मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, अगर उसने वैलिड कंसेंट दे भी दिया बट वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए अनफिट है, उस सिचुएशन में भी उसका कंसेंट वैलिड, मतलब उसको इनकैपेबल माना जाएगा। फिर है हैज बीन सब्जेक्ट टू द रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, अगर ऐसा कुछ है तो उस सिचुएशन में भी सी इज और ही इज इनकैपेबल। थर्ड सिचुएशन जो है, जो ब्राइड ग्रूम होता है उसकी एज जो है वो 21 ईयर की होनी चाहिए, और जो ब्राइड होती है उसकी एज जो है 18 ईयर की होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। फिर आते हैं पार्टीज जो हैं, अब हमने 2G में पढ़ा कि प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पार्टीज हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए अनलेस कि उनका खुद का कस्टम या यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ द मैरिज बिटवीन द 2। ठीक है, यहाँ पे ईच ऑफ देम लिखा गया है कि उन दोनों का जो कस्टम है वो उन्हें परमिट करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टीज जो हैं सपिंडाज नहीं होने चाहिए, नॉट द सपिंडाज ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ द मैरिज बिटवीन द 2। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7 सेरेमनीज फॉर द, जो लोग उत्तराखंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन नंबर 6 का जो है गार्जियनशिप इन मैरिज, जो पहले सेक्शन नंबर 6 में था, 1978 में अमेंडमेंट करके इसको रिपील कर दिया गया है, और उसके वजह से हमारे पास अभी है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो उनके लिए ये अमेंडमेंट डेट पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस उत्तराखंड में आते हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये रिपील किया गया था। सेक्शन नंबर 7 जो है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज, कौन कौन से सेरेमनीज होते हैं, तो अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू, दोनों में से किसी का भी कोई कस्टमरी राइट्स है, मतलब कोई रिचुअल्स अगर दोनों के हैं, जो भी विधियां हैं उसमें से किसी भी एक के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनका मैरिज सोलेमनाइज हो सकता है। Where such rites and ceremonies include सप्तपदी। ठीक, उस टाइम पे क्या होगा, that is the सप्तपदी किसको कहते हैं, taking of the 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding
व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। ठीक है, जहां कहीं भी सप्तपदी का सिस्टम है वहां पे मैरिज को तभी हम कंप्लीट और बाइंडिंग मानते हैं जब हमारे पास क्या हो, जो लास्ट 7th स्टेप कंप्लीट होता है उस टाइम पे, उससे पहले हम उस मैरिज को कंप्लीट नहीं मानते हैं। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ हिंदू मैरिज का प्रूफ इस्टेब्लिश करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रूल बनाएगी कि जो पार्टीज हैं वो अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराएं। इसके बाद से इसमें जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक प्रूफ होता है, मतलब वैलिड प्रूफ है मैरिज का। और नेक्स्ट इसमें जो भी पर्सन इसको कंट्रावीन करता है, जो भी रूल इसमें बनाए गए हैं उसको 25 रुपीज का पनिशमेंट मिलता है। इससे ज्यादा इस सेक्शन में कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं। बस एक सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस है कि आप क्या करोगे, अपने मैरिज के प्रूफ के लिए एक रिकॉर्ड रख सकते हो जो कि ये रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज का वो शो करता है। अब देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, सेक्शन 9 जो है वो बताता है कि जब आइदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, यहाँ पे आइदर वर्ड यूज किया गया है, दोनों में से कोई भी, हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। ये जो विड्रॉल है वो होना कैसा भी हो सकता है, इसमें द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो एग्रीव पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट में कि उनके जो मैरिज का रेस्टिट्यूशन हो सके। ठीक है, कैसे, बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ट्रूथ of the statement made in such petition that there is no legal ground why the application should not be granted। उसके बाद जो वो क्या करेगा, अगर उसको रीजनेबल ग्राउंड पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे विड्रॉल है और विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड है, तो उस सिचुएशन में वो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या करेगा, ग्रांट कर देगा। अब विड्रॉल का जो रीजन है कि क्यों विड्रॉ किया गया था, तो उसको जो सोसाइटी से अगर विड्रॉ किया गया है तो वो किस पे है, बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। जिसको विड्रॉन किया गया है वही प्रूफ करेगा कि रीजनेबल ग्राउंड था कि नहीं था, वो एक्सक्यूज ले सकता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10 जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन जो है, कोई भी पार्टी टू द मैरिज जो है, आइदर पार्टी टू द मैरिज जो सोलेमनाइज हुआ है 18 मई 1955। ठीक है, मतलब कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद या फिर उससे पहले वो क्या कर सकती है, पिटिशन ला सकती है किसके लिए, फॉर प्रेइंग अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑन द एनी ग्राउंड। जो भी सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 में ग्राउंड स्पेसिफाइड है, डिवोर्स के जो ग्राउंड हैं बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पे क्या हो सकता है, आपको जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। और इन द केस ऑफ वाइफ कौन से ग्राउंड होंगे, जो कि सब क्लॉज 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तो जो वाइफ होगी वो सबसेक्शन 2 में, and as the ground on which the petition for the divorce might have been presented। ठीक है, अगर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन जो है वो पास हो गया तो it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit। ठीक है, अगर एक बार जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री है वो पास हो गया है तो उसके बाद आप कोहैबिट नहीं कर सकते विद द रिस्पोंडेंट, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय द पिटिशन ऑफ द आइदर पार्टी क्या कर सकती है, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो रिसाइन कर सकती है डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन को। ठीक, अगर उसको जस्ट और रीजनेबल लगता है तो, बट उसके लिए पार्टी टू द मैरिज जो है उनको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपका जुडिशियल सेपरेशन हो गया
तो ठीक उसके अलावा कौन से मैरिजेस जो हैं वो वैलिड होंगे और कौन से वॉइड होंगे। तो सेक्शन 11 जो है वो वॉइड मैरिज की बात करता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मैरिज जो 1955 18 मई 1955 के बाद हुआ है तो ये आफ्टर मतलब कि ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। और कब ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएंगे? ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट अदर पार्टी, ठीक है, और बी सो डिक्लेयर्ड बाय द डिक्री ऑफ नलिटी इफ इट कंट्रावीन। कब वो वाइड होंगे? अगर वो कंट्रावीन करते हैं सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 1 जो है वो आपका बात कर रहा था कि कोई भी स्पाउस है तब। सब क्लॉज 4 जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री की बात कर रहा है और सब क्लॉज 5 जो है वो सपेंडास की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा? जो मैरिज होगा वो वॉइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज का मतलब क्या है? वॉइड मैरिज का मतलब है कि ये जो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड है। जब इसका ऑर्डर पास होगा तो वो जो है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज होगा। बट यहाँ पे क्या है? वॉइडेबिलिटी। किसी भी मैरिज को जब हम वॉइडेबल बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है? ये स्टार्टिंग से वैलिड नहीं है, वॉइड नहीं है, ठीक है। तो वॉइड नहीं है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कराना है। और कैसे डिक्लेयर कराना है आपको? तो ये बात जो है सेक्शन नंबर 12 बताता है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by the decree of nullity। उसको हम क्या कर सकते हैं? ये void ab initio नहीं है, इसको पहले हम क्या करेंगे? नल डिक्लेयर्ड कराएंगे, इसके बाद से फिर ये मैरिज जो है void डिक्लेयर होगा। अब देखते हैं कौन से ग्राउंड हैं इसके voidable डिक्लेयर कराने के। फर्स्ट ग्राउंड है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं किया गया है, ठीक है। और क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट और द मैरिज इज कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज सेकेंड, ठीक है। 5 का सब क्लॉज सेकेंड जो है वो किसकी बात कर रहा था? इनकैपेसिटी की बात कर रहा था पार्टीज के, ठीक है। अब द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर जो है या फिर जो गार्जियन का कंसेंट था वो लिया गया था obtained by the force or by fraud to the nature of the ceremony or as the material fact or circumstances concerning, ठीक है। अगर जो कंसेंट है वो फ्रॉड के थ्रू लिया गया है। दूसरी सिचुएशन क्या आ जाती है कि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो at the time of marriage pregnant by some other than petitioner, ठीक है, someone other than petitioner, some person other than petitioner। जो भी petitioner है मतलब कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पर्सन से वो क्या है? प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है कि ये मैटर नहीं करता है कि जो भी सब क्लॉज 1 में ग्राउंड दिए गए थे कि जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते थे? अपने मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते थे। लेकिन तभी वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हो जब यहाँ पे कहा गया है ना, नो पिटिशन फॉर एनलिंग अ मैरिज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन। सब क्लॉज सी का मतलब ये है कि आपका जो कंसेंट है वो फ्रॉड है, ठीक, उसके बेसिस पे। अनलेस कि क्या हो? द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। तो नहीं एंटरटेन किया जा सकता है, मतलब कि फ्रॉड
और फोर्स जो है वो आपको पता चल गया कि इसके वजह से हुआ है, ऑपरेट किया गया है, उसके 1 ईयर के अंदर आप पिटिशन फाइल करते हो तब। दूसरा है पिटिशनर हैज विद इन हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस में बी द फ्रॉड हैड बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, जब फ्रॉड डिस्कवर्ड हो गया था उसके बावजूद आप पीसफुली उनके साथ रह रहे थे। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड ऑफ डी, मतलब कि जो डी का जो ग्राउंड था वो ये था कि सी इज प्रेग्नेंट फ्रॉम समवन अदर्स। तो यहाँ पे क्या है, दैट द पिटिशनर वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। ठीक है, जो पिटिशनर था उसको सामने से दिख रहा था कि दैट सी इज प्रेग्नेंट, बट वो इग्नोर करता है। दैट द प्रोसीडिंग हैव बीन instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of the act within 1 year of such commencement and in the case of marriage after। अगर पहले सोलेमनाइज किया गया है मैरिज तो जब कमेंसमेंट हुआ उसके 1 साल के अंदर आपने किया। दूसरी बात यह है कि अगर इसके बाद मतलब कि हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुआ तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, जिस दिन मैरिज हुआ है उसके 1 ईयर के अंदर किया। लास्ट है द marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground। ठीक है, ये अगर ग्राउंड्स हैं तो उसमें आप कोर्ट जो है वो क्या करेगा, अगर सेटिस्फाई होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंतर किया गया है फिर वो जो भी पिटिशन है उसको एंटरटेन करेगा। नेक्स्ट है डिवोर्स। सेक्शन नंबर 13 जो है वो डिवोर्स की बात करता है और डिवोर्स के ग्राउंड बताता है। ये ग्राउंड आपको सीक्वेंस वाइज पता होने चाहिए कि कौन कौन से ग्राउंड हैं। तो जो भी मैरिज वेदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है तो क्या होगा, यहाँ पे पिटिशन जब फाइल की जाएगी किसी भी पार्टी के थ्रू फाइल की जा सकती है। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि द ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिसॉल्व बाय द डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट अदर पार्टी। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है आपका कि यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड है हैज आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, पिटिशनर को ट्रीट कर रहा है क्रुएलिटी के साथ। ठीक है, तो क्रुएलिटी है। सेकंड, डिजर्ट कर दिया है, डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। ठीक है, 2 साल के लिए उसने क्या कर दिया, उसे डिजर्ट कर दिया है। फर्स्ट आपका एडल्ट्री था, सेकंड इज क्रुएलिटी और उसके बाद उसको डिजर्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो सेकंड ग्राउंड है ये 1A और 1B है। ठीक, इसमें 1A 1B जो है वो अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया है 1976 के अमेंडमेंट के साथ। इसके बाद हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। ठीक है, उसका रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है वो पर्सन। थर्ड ग्राउंड है कि अनसाउंड माइंड है और जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो इनक्यूरेबल है, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और हैज बीन सफरिंग फॉर कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर of such a kind and to such extent that petitioner cannot reasonably be expect to live with the respondent। वो इस तरह का अनसाउंड माइंड है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है जैसे उसके साथ रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें मेंटल डिसऑर्डर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसका ग्राउंड, फिफ्थ ग्राउंड जो है वो ये है कि सफरिंग फ्रॉम वल्नरेबल डिजीज है। नेक्स्ट हैज रेनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू अ रिलीजन। 2 ग्राउंड है, पहले जो थर्ड ग्राउंड था उसमें ये था कि उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे है कि उसने अपना वर्ल्ड
रिनाउंस कर दिया है एंट्री इनटू एनी रिलीजन ऑर्डर, ठीक है, रिलीजियस ऑर्डर। फिर है हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल से उसको देखा या सुना नहीं गया है, बाई दोज पर्सन, उन लोगों के द्वारा, who would naturally have heard of it had that party been alive, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया है डिजर्शन का। नेक्स्ट 1A आता है, either party to the marriage whether solemnized before or after the commencement of this act, क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं पिटिशन को फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या था 1A, यहाँ पे भी दोनों पार्टी क्या कर सकती हैं, इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे भी पिटिशन फाइल कर सकती हैं, जिसमें पहला है कि कोई रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं है एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। जब जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास कर दिया गया था उस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ कि 1 साल तक कोई रिजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं है या फिर उससे ज्यादा आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री फॉर RCR, ठीक है। ये सेक्शन 10 में जब जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री है उसके बाद कोई रिजम्पशन नहीं है, फिर यहाँ पे RCR के बाद नहीं है। सेकेंड क्लॉज में जो है वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है किन ग्राउंड्स पे, ठीक है, मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए। तो इसमें वाइफ जो है कब कर सकती है, अगर इस एक्ट के आने के बाद या इसके पहले, तो हस्बैंड ने क्या किया है, हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट एंड और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बाइगेमी कमिट किया गया है उस सिचुएशन में, प्रोवाइडेड दैट आइदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। उसने मैरिज कर लिया, इससे मतलब नहीं है, जब आप पिटिशन को फाइल कर रहे हो उस टाइम पे आपका जो पिटिशन जो फाइल हो रहा है उस टाइम पे स्पाउस अलाइव नहीं होना चाहिए, तब आप बाइगेमी के लिए कर सकती हो। फिर है दैट हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ठीक है। थर्ड ग्राउंड है सेक्शन नंबर 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और बाकी a decree or order as the case may be has been passed against the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart and since passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been resumed for the 1 year, ठीक है। इन सारे एक्ट के अंतर्गत आपका जो भी पास किया गया है ऑर्डर उसके बाद कोई रिजम्पशन नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर सी अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर, अगर उसका मैरिज जो है 15 ईयर से पहले हुआ था उस सिचुएशन में सी हैज रिपुडिएट द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। बट बिफोर अटेनिंग द एज 15 ईयर से पहले अगर उसका मैरिज हो गया है तो वो 18 साल की होने से पहले क्या कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है अपने मैरिज को। 13A जो है वो अल्टरनेटिव रिलीफ की बात करता है इन द डिवोर्स। फिर है 13B डिवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है। यहाँ पे भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है दोनों पार्टीज के थ्रू पार्टीज टू द मैरिज दिया जा सकता है वेदर सच मैरिज वर ये पहले मैरिज सोलेमनाइज हुआ हो या फिर बाद में हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद ऑन द हिंदू मैरिज एक्ट अमेंडमेंट मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद अगर हो रहा है तब ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, that they have not been able to live together and they have mutually agreed that marriage should be dissolved।
तब उस सिचुएशन में आपका जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, जो 6 मंथ का पीरियड दिया जाएगा उससे पहले इनका मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। एंड नॉट लेटर देन द 18 मंथ आफ्टर द सेट डेट इफ द पिटिशन इज नॉट विड्रॉन इन द मीन टाइम। ठीक है, मैक्सिमम 18 महीने और 6 महीने से पहले। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन नंबर 14 बताता है नो पिटिशन फॉर द डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज। आप अपने मैरिज के अंदर मतलब 1 ईयर के पहले आप डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 बात करता है डिवोर्स पर्सन व्हेन मैरी अगेन। ठीक है, तो जो अपील का टाइम पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा फिर जो भी डिवोर्स पर्सन है वो मैरिज कर सकता है। तो व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व बाय द डिक्री ऑफ डिवोर्स आइदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील, या तो अपील का राइट ना हो, और इफ द सच राइट ऑफ अपील द टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। तो जब अपील करने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है और उस टाइम पीरियड में जो टाइम था अपील का वो उस टाइम पे कोई अपील नहीं की गई और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर आइदर पार्टी टू द मैरिज टू मैरी अगेन। ठीक है, 3 सिचुएशन है। पहला, कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। दूसरा, अगर राइट ऑफ अपील है तो जितना टाइम था उस टाइम पीरियड में कोई अपील फाइल नहीं की गई। थर्ड सिचुएशन ये है कि जब अपील फाइल की गई थी उस टाइम के बाद जो कोर्ट है उसने अपील को डिसमिस कर दिया। सेक्शन 16 जो है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की बात करता है और यहाँ पे ये एक सेविंग क्लॉज है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द मैरिज is null and void under section 11 any child of such marriage who would have legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate। अगर मैरिज वैलिड होता और उस टाइम पे कोई चाइल्ड बॉर्न होता और वो लेजिटिमेट होता तो इससे मतलब नहीं है कि आपका जो मैरिज है वो नल एंड वॉइड है, वो चाइल्ड जो क्या होगा shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement of the marriage law amendment 1976 and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under the act whether or not the marriage is held to be void otherwise। ठीक है, अब देखते हैं बाइगेमी की पनिशमेंट जो है सेक्शन नंबर 17 में दी गई है और ये इसमें पनिशमेंट क्या है, सेल अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके लिए आपको आईपीसी का सेक्शन 494 और 495 देखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस पे any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of is void if at the date of such marriage either party had husband or wife। ठीक है, अगर बाइगेमस मैरिज है तो उसका जो मैरिज होगा सोलेमनाइज हो रहा है वो void होगा। और यहाँ पे 495 जो है ये जो है 85 है आपका BNS। ठीक है, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर द हिंदू मैरिज। कुछ पनिशमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर इनको कंट्रावीन किया गया, जैसे कि सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 और 5। ठीक है, मतलब कि जो एज लिमिट चाइल्ड मैरिज अगर किया गया उस सिचुएशन में, तो यहाँ पे देखते हैं इन द केस ऑफ कंट्रावेंशन अगर सब क्लॉज 3 ऑफ द 5 कंट्रावेन हुआ है तो उस सिचुएशन में आपके पास जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो कितने साल का हो सकता है, 2 साल या फिर फाइन, या फाइन जो है वो 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है या दोनों। ठीक है, और सब क्लॉज 3 की बात हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का वो लेस है रिकमेंडेड ईयर से। ठीक है, अगर सब क्लॉज 4 और 5 मतलब सपेंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर आप रिलेशनशिप में मैरिज को परफॉर्म करते हो तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा जो एक्सटेंड हो सकता है 1 मंथ का, और फाइन मिलेगा आपको जो एक्सटेंड हो सकती है 1000 रुपीज में। ठीक, या फिर दोनों।
नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 19। ये बताता है कि आपका जो पिटिशन है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जुरिस्डिक्शन है, किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा कि आपका जो पिटिशन है वो फाइल किया जाए। तो हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जिसके लोकल लिमिट में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, और कैसे हम देखेंगे कि उसका लोकल लिमिट है। द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिजाइड्स, रहता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिजाइड टुगेदर। इन तीनों प्लेस में से कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। तो इसका थर्ड ए जो है उसमें कहा गया इन केस ऑफ वाइफ इज अ पिटिशनर, अगर वाइफ प्रेजेंट कर रही है वेयर सी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, तो वो जहां रहती है वो वहां पे पिटिशन ला सकती है। द पिटिशनर इज रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन इन केस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एट द टाइम रिजाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरीज। ठीक है, तो ये जो सारे प्लेसेस हैं यहाँ पे आप जो डिवोर्स पिटिशन है या फिर आरसीआर पिटिशन है वो सारे के सारे फाइल कर सकते हो। अब देखते हैं कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटिशन। सेक्शन 20 में होगा, वो सारे के सारे वेरीफाइड होंगे। अब सेक्शन 21 जो है वो बात करता है कि अप्लीकेशन ऑफ द एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कैसी होंगी। तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट टू सच रूल्स एज द हाई कोर्ट में मेक इन दिस बिहाफ, all the proceeding under this act shall be regulated by as far as may be by the civil procedure code 1908। ठीक है, सीपीसी के प्रोसीजर्स इस पे फॉलो होंगे। फिर आते हैं पावर टू ट्रांसफर द पिटिशन इन सर्टेन केसेस, 21 में दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा 21A बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका अमेंडमेंट डेट पता होना चाहिए कि 21A जो है ये किस अमेंडमेंट के बाद आया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 1976 के अमेंडमेंट हैं, और 1976 का जो अमेंडमेंट डेट है वो है आपका 27 ऑफ मई 1976। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू 21B में है ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ द पिटिशन अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे सब क्लॉज 2 जो है वो बताता है कि इस एक्ट में जो भी पिटिशन ट्राइड हो रहे हैं एक्सपीडियसली एज पॉसिबल and endeavor shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of notice of the petition on the respondent। और अपील जो है वो कितने टाइम में होगी, तो यहाँ पे 3 मंथ में अपील को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश किया जाएगा। 21C जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। एनीथिंग इन द इनैक्टमेंट, नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन द एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग्स एट द ट्रायल बिफोर द, ठीक, इस एक्ट में इस ग्राउंड पे किसी डॉक्यूमेंट को नहीं इग्नोर किया जाएगा या फिर इनएडमिसिबल नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे दैट इट इज नॉट डली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। ठीक है, प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश। ठीक है, अगर कोई पर्सन इसको प्रिंट या पब्लिश करता है तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज की पनिशेबिलिटी है। 23 जो है वो डिक्री इन द प्रोसीडिंग्स की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं 24 मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस की बात हो रही है 24 में। ये जो है वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कोर्ट को ऐसा लगता है कि either the wife or the husband as the case may be has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may on the application of wife or husband। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वाइफ या फिर हस्बैंड दोनों में से किसी के लिए भी अगर कोर्ट को ऐसा रियलाइज होता है कि इनके पास नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए सपोर्ट नहीं है, तो
वाइफ या हस्बैंड के एप्लीकेशन पे क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को टू पे द पिटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड मंथली during the proceedings such sum as having regard the petitioner's own income and the income of the respondent it may seems to the court to be reasonable। उसके खुद के इनकम से जो भी कोर्ट को रिजनेबल लगता है वो ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, सेक्शन नंबर 25 में दिया जा सकता है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 में ये जो प्रोवाइजो दिया गया है कि जो एक्सपेंसेस है प्रोसीडिंग्स का, मंथली एक्सपेंसेस अगर ड्यू हो जाता है तो वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, मतलब जो पिटिशन इसमें फाइल किया गया है उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड। ठीक है, अब देखते हैं परमानेंट एलिमनी। यहाँ पे क्या है, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट में क्या कर सकता है, कोई भी कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एट any time subsequent thereto on application made to it for the purpose of either the wife or the husband as the case may be, order कर सकता है respondent shall to pay the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for the term not exceeding the life of the applicant। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको मेंटेनेंस दे सकता है, जो मंथली हो सकता है या फिर ग्रॉस सम एक साथ दिया जा सकता है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्पोंडेंट्स ओन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी if any the income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seems to the court to be just and payment may be secured if necessary by a charge on इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, पेमेंट को चार्ज क्रिएट करके भी क्या किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब देखते हैं अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि चेंज रिक्वायर्ड है सबसेक्शन 1 में, तो जब ऑर्डर कर दिया गया है उसके बाद भी वो क्या कर सकती है, किसी भी पार्टी के इंस्टेंस पे वेरी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या फिर रिसाइन कर सकती है एनी सच ऑर्डर इन सच अ मैनर एज द कोर्ट में डीम्स जस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका जो थर्ड क्लॉज है वो बताता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसके फेवर में ये ऑर्डर पास किया गया था इस सेक्शन के अंतर्गत, उसने क्या कर लिया है, री मैरिज कर ली है, या फिर अगर वो पार्टी क्या है, वाइफ है, तो सी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, वो अनचेस्ट हो गई है, और इफ सच पार्टी इज द हस्बैंड दैट ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी वुमेन आउटसाइड द वेडलॉक, इट मे एट द इंस्टेंसेस ऑफ अदर पार्टी वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। ठीक है, जैसा भी उसको लगता है। तो उसमें तीन ग्राउंड है, ये एग्जाम में सीधे सीधे तीनों ग्राउंड भी पूछे जाते हैं। सेक्शन 26 जो है वो कस्टडी की बात करता है, चिल्ड्रंस की। इंट्रीम ऑर्डर दे सकता है कस्टडी का, और इसके बाद अगर कोर्ट को प्रॉपर लगता है कस्टडी से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर चाइल्ड जो है वो माइनर है, तो अपॉन अप्लीकेशन बाय द पिटिशन फॉर द पर्पस मेक from time to time all such order and provision with respect to the custody, maintenance and education of the children। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पिटिशन है वो इसको भी हम 60 डेज के अंदर ही डिस्पोज ऑफ करेंगे। सेक्शन नंबर 27 जो है वो डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी की बात करता है। यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग्स इसके अंदर चल रही हैं, मेक सच प्रोविजन इन द डिक्री एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू द एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ द मैरिज।
विच मे बिलोंग्स जॉइंटली टू बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ, उसका भी डिस्पोजल जो है पार्टी कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर, कितने टाइम पीरियड में आप अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वो सारी डिक्री जो भी इस एक्ट में की गई हैं वहां पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 बी अपीलेबल एज अ, मतलब जितनी भी डिग्री पास हुई हैं वो सारे के सारे अपीलेबल हैं decree of the court made in the exercise of its original jurisdiction, and every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lie from the decision। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जिसके पास भी जिस ऑर्डर की अपील लाई करती है उस पर्सन के पास क्या किया जाएगा, अपील किया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट, अगर अंडर सेक्शन 25 और 26 में ऑर्डर किया गया है तो बी अपीलेबल इफ they are not interim order and the every such appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lie from the decision। ठीक है, थर्ड क्लॉज इसका कहता है कि कोई अपील जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड नहीं की जाएगी, जो भी अपील इसमें फाइल हो रही है वो विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, 28 जो है इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर की बात करता है, तो जो भी ऑर्डर या डिक्री इसमें पास किया गया है वो इन्फोर्स किया जाएगा सेम मैनर में जैसे कि जो भी डिक्री या ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिविल जुरिस्डिक्शन में ऑर्डर किया गया है। ठीक है, सेक्शन 29 जो है वो सेविंग क्लॉज की बात करता है और सेक्शन 30 जो है वो रिपील किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हिंदू मैरिज एक्ट, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, इसके आगे किसी और एक्ट के साथ मिलेंगे। ये आपका राजस्थान में भी आ रहा है और उत्तराखंड जुडिशरी में भी आ रहा है। इसके अलावा हम आगे के डिस्कशन करेंगे किसी और एक्ट के साथ जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल से हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आरजेएस के लिए, जो भी लोग राजस्थान जुडिशरी दे रहे हैं उन सब के लिए, कि वो क्या कर सकें, अपना फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे साथ हमारे ऐप पे। हमारा ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और आप अपना स्कोर देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।